अच्छा, कल के लेक्चर में ना हमने ये कंप्लीट बैकएंड के अंदर जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाली जितनी भी लॉजिक है ना, वो सारी हमने इम्प्लीमेंट कर ली थी। ठीक है, सिर्फ बैकएंड के अंदर हमने काम किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये यूज़र कंट्रोलर्स बनाए। कंट्रोलर आपको पता होगा, जब एपीआई के एंड पॉइंट्स पर हम हिट करते हैं तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस चलते हैं उस एपीआई के ऊपर। जैसे अगर मैं रजिस्टर के ऊपर जाऊंगा ना, रजिस्टर के पेज के ऊपर, यानी इस एपीआई के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट की थी इस रजिस्टर यूज़र के कंट्रोलर के अंदर। तो पहले लेक्चर्स आपने लिए हैं, आपको पता होगा कंट्रोलर जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, ये कोई एरर है? नहीं, एक मिनट। उसके बाद हमने ये ऑथराइजेशन मिडलवेयर बनाया था, ये प्रोटेक्ट का फंक्शन हमने जो है ना बनाया, जिसके अंदर किसी भी पेज के ऊपर जब आप जाओगे ना जो कि प्रोटेक्टेड होगा, जैसे आपका प्रोफाइल का पेज होता है, तो वो सिर्फ आप ही को जो है ना दिखता है। तो ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी लिखी है। यूज़र राउट्स हैं, एपीआई है। उसके बाद यहाँ पर अ, हाँ, बस ये जनरेट टोकन है, एक यूज़र यूज़ वैलिडेटर है। तो ये सारे फंक्शंस वगैरह हमने बनाए हैं और ये सारे एक्सप्लेन भी किए मैंने कल वाले लेक्चर में, तो जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमने कल किया था बैक एंड, आज हम लोग करेंगे इसका फ्रंट एंड। मतलब ये अ, जो सर्वर साइड वाली जितनी लॉजिक है सारी हमने वो इम्प्लीमेंट की थी, और अब हम लोग जो है ना वो फ्रंट एंड, मतलब जो यूआई साइड की है, क्लाइंट साइड की, वो सारी लॉजिक आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा मैंने टर्मिनल बंद कर दिया जी। टर्मिनल खोल के सबसे पहले तो फ्रंट एंड के अंदर आ जाएंगे, सी डी फ्रंट एंड। और यहाँ पर अब सबसे पहले पैकेजेस हमने दो इंस्टॉल करने हैं, एन पी एम आई एक्जियोस और रिएक्ट राउटर डॉम। ये दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक्जियोस हमारे पास जिस तरह वो फेच एपीआई होती है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिफ़ॉल्ट होती है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली जो है ना वो गेट तो चलो हमारे पास ऑटोमेटिक, मतलब सिंपल होता है। एक्सियोस जो है ना उसके अंदर नहीं सॉरी, फैच के अंदर जो पुट, पोस्ट और अपडेट डिलीट इस तरह के मेथड्स हैं, वो फिर हमें मैनुअली जो है ना उनका सेटअप सारा करना पड़ता है, हेडर्स ये वो सारी चीज़ें। तो एक्सियोस हमारे पास जो है ना वो बेसिकली एच टी टी पी रिक्वेस्ट करने की एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर सिंपल सिंटैक्स जो है ना वो सिंपल हो जाता है, एरर हैंडलिंग वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना वो सिंपल हो जाती हैं, तो हमें फैच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिएक्ट राउटर ऑलरेडी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है। ये यूज़ होता है इन पेज नेविगेशन के लिए, इन वेबसाइट नेविगेशन के लिए। तो इससे ये होता है कि हमारे पास जो पेजेस हैं वो रीलोड नहीं होते, और बाकी भी जो है ना ये डायनेमिकली हम लोग राउट्स को हैंडल करते हैं, तो वो सारा हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू करते हैं। तो अभी ये हो जाए डाउनलोड, इतनी देर में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बैक एंड का फ़ोल्डर क्लोज करेंगे, फ्रंट एंड के अंदर आएंगे और यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करना है एस आर सी के अंदर, सॉरी ये एस आर सी है, इसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करना है सर्विसेज का, और इसके अंदर api.js हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सर्विसेज के अंदर हम लोग बेसिकली मतलब फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ही लिखेंगे सर्विसेज के फ़ोल्डर के अंदर। जैसे अभी एपीआई हमने जो यूज़ करनी है, ये हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। अ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, और एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे एपीआई के नाम से, और एक्सियोस डॉट क्रिएट का फंक्शन कॉल करेंगे। अब इसके अंदर मैं क्या सेटअप करूँगा, इसके अंदर मैंने बेस यूआरएल, जो हमारी एपीआई का जो बैक एंड का बेसिकली सर्वर का हमारा जो यूआरएल होता है ना, लोकल होस्ट 5000, वो हमने यहाँ पर सेट करना है। क्यों सेट करना है कि ताकि जब हम एपीआईज को के एंड पॉइंट को हिट करें, मतलब रजिस्टर के पेज के अंदर जब मैं रजिस्टर का बटन दबाऊँ, तो वो बेसिकली बैक एंड में मेरे पास जो एपीआई उसकी रजिस्टर की बनी होगी, तो वो क्या होगा, उस एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर के पास जाएगा। ये यहाँ पर जो ये राउट्स हमने बनाए थे, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं,
तो आप देखो ये एक स्लैश रजिस्टर, ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है। अब बजाय इसके कि मैं बार बार इसके पीछे जो है ना वो पूरा इसका एड्रेस लिखूँ लोकल होस्ट हर रिक्वेस्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, सिंपल एपीआई का एक मैं यूआरएल बना लूँगा, बेस यूआरएल। ठीक है, ये एक्सियोस के अंदर बेस यूआरएल बनाऊँगा और इसको मैं अपना जो भी मेरा सर्वर साइड का जो यूआरएल है ना वो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा, http लोकल होस्ट और 5000 स्लैश API। तो आपको पता है जब भी API हम एड करते हैं तो हम लोग किस लिंक के ऊपर उसको करते हैं, स्लैश API के ऊपर। और जो ये वाला यूआरएल है ये हमारे पास, हम खुद भी इसको बना सकते हैं या जब आप वेबसाइट को होस्ट करोगे तो वहाँ पर हमारे पास होगा। ये हमने कहाँ पर सेटअप किया हुआ है, यहाँ पर सेटअप किया हुआ है पोर्ट नंबर के थ्रू। हमारे पास इस टाइम पोर्ट नंबर क्या है, 5000 है। और लोकल होस्ट, चूँकि अभी हम इसको लोकली चला रहे हैं तो लोकल होस्ट आ जाएगा और आगे हमारी क्या आ जाएगी, पोर्ट नंबर आ जाएगी। अच्छा, वापस आते हैं जी अपने एपीआई के ऊपर और बेस यूआरएल हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर जो है ना मैं लगाने लगा हूँ API डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़। अब ये हर रिक्वेस्ट से आने वाली रिक्वेस्ट और आने वाले रिस्पॉन्स के ऊपर जो है ना वो ये इसके आगे जो भी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ना वो चलेगा। तो वो फंक्शन क्या चलेगा, इसको हम पास कराएंगे कॉन्फ़िग एरो फंक्शन कॉन्स्ट टोकन। ये सारी लॉजिक मैं लिखता हूँ ना फिर आपको बताता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन इफ टोकन config dot headers dot authorization is equal to bearer token return config। और एट दी एंड हम लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट API। अब बेसिकली इंटरसेप्टर हमारे पास क्या होता है, आने वाली जाने वाली जो भी रिक्वेस्ट होती है या आने वाला जो भी रिस्पांस होता है ना उसके अंदर हम एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है ना वो चला सकते हैं। और ये मोस्टली इंटरसेप्टर जो है ना वो यूज़ होता है ऑथराइजेशन के लिए। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे ना तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर क्या भेजना होगा, अपना जो JWT टोकन है। ये कल वाला लेक्चर पहले आप जब देखोगे ना तो आपको इसकी समझ आएगी कि टोकन यहाँ पर क्या है। टोकन बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि आपका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड है। गार्ड जो है ना वो यूनिवर्सिटी का आपको कभी भी आपके स्टूडेंट कार्ड के बगैर यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देगा। तो ये टोकन भी हमारे पास एक सिक्योरिटी कार्ड होता है कि जब भी हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करें तो सर्वर को हम ये टोकन भी साथ में जो है ना अपनी रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स के अंदर जो है ना वो पास करते हैं कि हम जो है वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं। ऑथेंटिकेटेड से क्या मुराद है कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर एक रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, और ऑथराइजेशन से क्या मुराद है कि मेरे पास इस वेबसाइट के अंदर मैं जिस भी पेज पे जा रहा हूँ, जैसे मेरा प्रोफाइल पेज है उसकी एक्सेस की परमिशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, वो मेरी इस टोकन के अंदर होती है। और ये टोकन कहाँ पर सेव होता है, ये टोकन सेव होता है मेरे या तो लोकल स्टोरेज के अंदर मैं कर सकता हूँ या तो मैं इसको कर सकता हूँ सेट अपने कुकीज़ के अंदर। अभी इसको सिंपली हमने अपनी लोकल स्टोरेज जो अपनी हमारा ब्राउज़र की स्टोरेज होती है मैंने उसके अंदर इसको स्टोर किया हुआ है। और जब एपीआई की रिक्वेस्ट मैं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, साथ में चूँकि मैंने ये टोकन भी भेजना होगा तो मेरी लोकल होस्ट में जो ये टोकन सेव होगा मैं वहाँ से गेट आइटम करके टोकन को जो है इसको यहाँ पर सेव करवा दूंगा। और अगर मेरा ये टोकन एग्जिस्ट करता हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो हेडर्स है ना रिक्वेस्ट के अंदर, जो हेडर्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जिस तरह कंटेंट टाइप जेसॉन है, मेथड क्या है, मेथड पोस्ट का है, डिलीट का है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम ये टोकन जो है ना वो इस तरीके से भेज देते हैं। इसके पीछे हम बियरर लगाते हैं और जब हम टोकन्स यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर इसके साथ बियरर का कीवर्ड यूज़ करते हैं और आगे यहाँ पर हम टोकन पास करवा देते हैं। अगर आपको याद हो जब हम पोस्टमैन क्या जो है ना वो देख रहे थे पोस्टमैन को, तो उसके अंदर हमने ऑथराइजेशन वाला भी एक चीज़ देखी थी। जब हम हेडर्स देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब आप ऑथराइजेशन लगाओगे
तो उसके अंदर आप टोकन्स कैसे पास करते हो, तो उसके अंदर हेडर्स के अंदर जाके हमने टोकन सेट किए थे, तो वो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि टोकन जो है ना वो हम इस ऑथराइजेशन वाले हेडर के अंदर इसको सेट करें। और क्या होगा, जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके साथ हमारा ये टोकन भी जाएगा। ये टोकन बेसिकली जब बैक एंड के अंदर जाएगा ना, तो बैक एंड जो हमारा सर्वर है वो इस टोकन को वेरीफाई करेगा, और जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, हम जो है ना ऑथराइज्ड यूज़र हैं। तो इसका मकसद जो है बेसिकली हमारे पास ये है। नेक्स्ट अब हम SRC के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट का, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फ़ाइल auth context.js, बल्कि ये होगा JSX होगा हमारे पास, ये रिएक्ट कंपोनेंट है हमारे पास। यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शन बनाया जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, और ये हमारे पास रिएक्ट की फ़ाइल है। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करेंगे। जब रिएक्ट के लेक्चर्स हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि जब हमने डाटा पास करना होता है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, तो हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो क्या होता है कि पेरेंट से चाइल्ड में चाहिए, चाइल्ड में डाटा पास करूँगा, फिर उसका कोई आगे चाइल्ड होगा उसमें डाटा पास करूँगा, और उसके आगे कोई चाइल्ड होगा तो उसको मैं डाटा जो है ना वो पास करूँगा। अब डाटा सिर्फ इसको चाहिए, और डाटा जो है वो पेरेंट के पास है, लेकिन मुझे फजूल में जो है ना वो डाटा इनको भी पास करना पड़ा है, हालांकि इनको यूज़ नहीं है, और यहाँ तक जो है ना वो डाटा पहुँच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। तो फिर मुझे बहुत सारी जो है ना वो स्टेट्स को क्या करना पड़ता है, हर लेवल के ऊपर जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है इस तक पहुँचाने के लिए। इस सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या हमारे पास आई, कॉन्टेक्स्ट API आई रिएक्ट के अंदर। तो उसने क्या किया कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली कोई भी ऐसा डाटा है जो हम शेयर करना चाहते हैं ग्लोबली किसी भी कंपोनेंट के साथ, अगर इसका भी कोई आगे से चाइल्ड है और इसके आगे दो चाइल्ड्स हैं, और मैं उन दो चाइल्ड्स के साथ डाटा शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट के अंदर जो है ना कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हुए वो ग्लोबल स्टेट बना लूँगा या ग्लोबल डाटा बना लूँगा, और वो डायरेक्टली जो है वो इसके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा। इस तरीके से मुझे डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन जो होती है ना वो आपकी एक ग्लोबल स्टेट आप उसको समझ लो होती है, क्योंकि आप जब वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हो ना, तो आपका हर एक जो उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन होता है उसके अंदर आपकी ऑथराइजेशन को जो है ना वो बार बार चेक किया जाता है। मतलब आप कोई पोस्ट लाइक कर रहे हो तो आपकी ऑथेंटिकेशन चेक की जाएगी, आप कोई पेज विजिट कर रहे हो तो आपकी ऑथराइजेशन चेक की जाएगी कि आपको परमिशन भी है इस पेज को एक्सेस करने की या नहीं। तो वो सारी चीज़ें, वो डाटा जो चूँकि हमने हर पेज के साथ शेयर करना होता है, तो इसलिए हम उसको ग्लोबल बना लेते हैं। तो वो हम किस तरह से बनाते हैं, रिएक्ट के अंदर हम लोग उसको कॉन्टेक्स्ट API के थ्रू बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये एक फंक्शन है, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, इसको इंपोर्ट कर लूँगा, और हमारे पास जो स्टेट होती है बेसिकली उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट से। अब जो मेरे पास ऑथराइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो ग्लोबल जिसको मैंने शेयर करना है वो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। और अब मैं एक फंक्शन बना लूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर। और जब आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो ना, तो फिर आपने उस कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर भी बनाना होता है। यानी जब आपने उसको शेयर करना है तो फिर आपने उसका जो है ना वो एक प्रोवाइडर भी बनाना है जो उस चीज़ को शेयर करेगा। मतलब डाटा, आप किसी भी जगह पे डाटा क्रिएट करोगे और इस प्रोवाइडर के थ्रू जो है ना उस डाटा को फिर आप क्या करोगे, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ शेयर करोगे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइडर बना लिया है। इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो है ना वो पास कर रहे हैं। मतलब कोई भी जो हमने डाटा शेयर करना होगा वो यहाँ पर इसके थ्रू जो है ना वो पास होगा। ये चिल्ड्रन स्मॉल c में आपने लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले स्टेट्स बनाएंगे यूज़र की और सेट यूज़र की, क्योंकि हमने यूज़र बनाना है ना। ऑथराइजेशन जब हम करेंगे, लॉगिन रजिस्टर करेंगे, तो क्या होगा, एक यूज़र क्रिएट होगा, तो उसकी फ्रंट एंड के ऊपर स्टेट मेंटेन करने के लिए, ताकि हम उसको ऑथराइज रखें या ऑथेंटिकेटेड रखें, तो उसकी एक स्टेट हम फ्रंट एंड के ऊपर बना लेंगे यूज़र के नाम से।
और यहाँ पर यूज स्टेट के अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे json.parse local storage dot get item user null। अब ये क्या कर रहा है, हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूज़र स्टोर्ड होगा, ये उसको बेसिकली क्या कर रहा है, गेट करके जेसॉन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक लॉगिन का जो है ना वो फंक्शन बनाऊंगा। लॉगिन इज इक्वल टू यूज़र डाटा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र json डॉट stringify यूज़र डाटा। ये वो यूज़र डाटा है जो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर पास हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर एक आइटम बनाएंगे यूज़र का, और जो जेसॉन हमारे पास आएगी हम उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंगीफाई के मेथड के थ्रू। और एक दूसरा जो हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम करेंगे वो क्या करेंगे, टोकन हम सेट करेंगे। यूज़र डाटा के अंदर जो है हमारे पास क्या आएगा, टोकन भी आएगा। ये टोकन जो है ना वो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन वाला है। कल का लेक्चर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे जी, सेट यूज़र डाटा। और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे लॉग आउट का। ये इसका हो गया ठीक। और अब होगा कॉन्स्ट लॉग आउट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूज़र लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन और सेट यूज़र नल। जब हम लॉग आउट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर से अपना यूज़र को जो है ना वो वहाँ पर रिमूव कर देंगे, और उसका टोकन भी जो है ना रिमूव कर देंगे। अब हमने यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, ये ब्रैकेट्स आगे पीछे होगी मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। रिटर्न हम यहाँ पर क्या कर देंगे जी, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। जब आपने जो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई ना इसको शेयर करना होगा तो आपने इस तरीके से करना होगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट का एक टैग लगाना है और उसके आगे लिखना है डॉट प्रोवाइडर, यानी ये जो है ये प्रोवाइडर है। और इसकी वैल्यू क्या हमने शेयर करनी है, वैल्यू हमने यहाँ पर शेयर करनी है जी यूज़र लॉगिन का फंक्शन और लॉग आउट का फंक्शन। क्योंकि ये चीज़ें हम हर पेज के अंदर जो है ना एक्सेस कर रहे होंगे, इन चीज़ों को, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, लॉगिन और लॉग आउट। तो ये हम हर पेज के साथ जब शेयर करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, ऑथराइजेशन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। और इसके अंदर जो भी चिल्ड्रंस हम लिखेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे वो हम इस चिल्ड्रन के अंदर पास कर देंगे। एट द एंड हमने क्या करना है जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज ऑथ इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट।
तो अच्छा जी, अब इस पेज की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया जी, कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसको हमने स्टोर किया है ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, जिसको सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने जब डाटा शेयर करना होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, तो प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो है ना वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना ये फंक्शन बनाया ऑथ प्रोवाइडर का, जिसके अंदर हम सारी जो ऑथराइजेशन की जो हमने चीज़ें शेयर करनी है उसकी फंक्शनैलिटी हमने लिखी। यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़र की एक क्या बना ली, स्टेट बना ली, जो करंट यूज़र होगा हमारे पास जब हम वेबसाइट के ऊपर लॉग्ड इन होंगे या रजिस्टर्ड होंगे, तो अ, उसको हम किसी स्टेट के ऊपर जो है ना वो स्टोर करके मेंटेन कर रहे होंगे उस सेशन के लिए। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या बना लिया, यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट कर ली। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन है ना, ये चेक कर रहा है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो है ना वो हमारा यूज़र जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये वाला फंक्शन जो है बेसिकली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र, ये चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी तो कहीं लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर या तो लॉगिन कर रहे होंगे या तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर लॉग आउट कर रहे होंगे। तो लॉगिन के अंदर हम लोग क्या करें जी, यूज़र डाटा हम लोग पास करेंगे। जो भी जब हम लॉगिन के फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे तो वो बैकएंड के अंदर जाएगा, फिर बैकएंड कुछ डाटा वगैरह जो भी रिटर्न करेगा, तो वो हम लोग क्या कर देंगे उसको यूज़र के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर एक यूज़र की बनाएंगे, जिसके अंदर हम यूज़र का जो भी डाटा है वो सारा स्टोर कर देंगे एज अ जेसॉन स्ट्रिंग। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई का मेथड हमने इसलिए लगाया ताकि जो भी डाटा है उसको हम जेसॉन की स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो उस फॉर्मेट में उसको सेव कर दें यूज़र की के अंदर। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, टोकन जो है ना वो हम अलहदा से सेव करेंगे यूज़र डॉट टैग डाटा के अंदर। जो हमारे पास टोकन की वैल्यू आ रही होगी वो हम क्या कर देंगे, इस टोकन के अंदर सेट कर देंगे। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज मैंने आपको पढ़ाया था फ्रंट एंड के अंदर आएगा। हमने उसके अंदर ये दोनों इसके सारे मेथड्स भी देखे थे, सेट आइटम डिलीट आइटम वगैरह। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक एंड से जो भी यूज़र की इन्फो आ रही है वो सारी हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एट दी एंड जो हमारे पास यहाँ पर स्टेट है उसको अपडेट कर रहे हैं। लॉग आउट के अंदर सिंपल वही फंक्शन हो रहा है कि जो हमारे पास जितना भी डाटा है लोकल स्टोरेज के अंदर हम सारा उसको क्लियर करें, यानी हमने अब यूज़र को जो है ना वो स्टेट से बाहर निकाल दिया, यानी अब हम लॉग आउट हो गए। ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, ये जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर या इसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट डालेंगे ना उसको, या हम इसको यूज़ करते हैं उसके अराउंड रैप अराउंड करने के लिए, ताकि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इसको उन सारी चीज़ों के साथ क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना यहाँ पर कंपोनेंट, जैसे मैं यहाँ पर ऐप का कंपोनेंट लिख लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी इस ऐप के कंपोनेंट के साथ भी शेयर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर का कंपोनेंट लिख लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें इस रजिस्टर के कंपोनेंट के साथ भी जो है वो शेयर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन जो है ना वो लिख लिया है, और इसके साथ पे ये साइड पे ये करली ब्रैकेट्स भी लगाई हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, चिल्ड्रन पास कर दिया। और फिर ये हमने सिंपल फंक्शन है इसको बना लिया एक्सपोर्टेबल फंक्शन यूज़ ऑथ का। मतलब हम किसी भी पेज के अंदर जहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन स्टेट्स जो है ना वो मेंटेन करनी है, यानी लॉग इन लॉग आउट यूज़ करना है, तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पर एक एक्सपोर्टेबल फंक्शन बना के एक्सपोर्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा ये काम किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, रजिस्टर का पेज है। अब हम लोग आ जाएंगे जी अपने पेज के अंदर, यहाँ पर SRC में ही पेजेस का फोल्डर नहीं है हमारे पास। अच्छा, SRC के अंदर मैं नया फोल्डर बनाऊंगा पेजेस के नाम से, और इस पेजेस के फोल्डर के अंदर अब मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा रजिस्टर डॉट JSX के नाम से। अब इसके अंदर हम लोग जो है ना वो कंप्लीट UI जो है ना वो बनाएंगे, जिसके अंदर एक्चुअली हम जब रजिस्टर फॉर्म वगैरह जो है ना वो हम इसके अंदर लिखेंगे सारा। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यूज स्टेट। स्टेट जो है वो बहुत अहम हिस्सा होता है हर रिएक्ट एप्लीकेशन का, तो वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट API फ्रॉम सर्विसेज डॉट API डॉट JS, बाकी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें।
नेक्स्ट हमने जो है वो ऑथराइजेशन का जो भी फंक्शन बनाया है यूज़ ऑथ वाला, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला है, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ ऑथ। तो ये सिंपल इसके ऊपर ला के यूँ टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। देन हमने रिएक्ट राउटर के अंदर से सबसे पहले तो यूज़ नेविगेट और लिंक का जो टैग होता है हमारे पास, वो यहाँ पर मैंने क्या करना है रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट कर लेना। यूज़ नेविगेट हम लोग डायनेमिकली नेविगेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे, और लिंक का जो टैग है उसके लिए उसको भी हम नेविगेशन के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने बनाना है यहाँ पर एक कंपोनेंट रिएक्ट का, तो मैं RFC लिखूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। अब इसके अंदर चूँकि हमने सारा फॉर्म वाली जो है ना वो सारी चीज़ें लिखनी है, तो सबसे पहले तो अच्छा इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो स्टेट बनाई फॉर्म की और सेट फॉर्म की। इसके अंदर हमने जो स्टेट लिखना है, और सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जी, नेम होगा फॉर्म के अंदर और ईमेल होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड जो है वो होगा। ये सारी जो है ना स्टेट्स शुरू में एम्प्टी होंगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर हम लोगों ने कोई डाटा नहीं डाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी एरर, सेट एरर। कोई भी जो एरर्स आएंगे हम उसको इस स्टेट के थ्रू हैंडल करेंगे, और ये शुरू में क्या होगी जी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। नेक्स्ट हमारे, अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट हमारे पास जो इस यूज़ ऑथ के अंदर से लॉगिन वाला जो है ना फंक्शनैलिटी आ रही है, वो हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। लॉगिन यूज़ ऑथ, मतलब यूज़ ऑथ के अंदर से ये चीज़ आ रही है, जो ये हमारे पास लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया। और कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ये तो रिएक्ट राउटर डॉम का फंक्शन है। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है ना वो फंक्शन लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज, जो भी हम इनपुट करेंगे अपने फॉर्म्स के अंदर। सेट फॉर्म, जो भी डाटा आएगा उसको स्प्रेड कर लेंगे स्प्रेड सिंटैक्स के थ्रू, और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा ये हमने करना है इसके अंदर। कौन सा है, मैं ये सारी चीज़ें पहले लिख लेता हूँ ना, फिर आपको ये जो है ना समझा देता हूँ, इसमें साथ ही इसी रहेगा। हैंडल एसिंक ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ट्राई कैच const response is equal to await api dot post। अब देखो जब हम फैच यूज़ कर रहे थे ना, तो फिर हमें यहाँ पर लंबी चौड़ी जो है ना उसकी हेडर की इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, बट एक्सियोस का यूज़ करते हुए हमने डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट का ये फंक्शन जो है ना वो लगा दिया है। और यहाँ पर अब सिंपल मैं क्या करूँगा, स्लैश यूज़र्स स्लैश रजिस्टर का ये पेज लगा दूंगा। तो जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो वो मेरी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एपीआई के अंदर कौन सा लिंक सेट किया हुआ है, ये वाला है। सबसे पहले वो ये लिंक खुद ही लिखेगा, और उस लिंक के आगे यहाँ पर जो है ना वो
ये वाला एपीआई का एंड पॉइंट लगा देगा। और ये सारे मैंने कहाँ पर सेट किए हुए हैं, यहाँ पर यूज़र राउट्स के अंदर जो है ना वो सेट किए हुए, रजिस्टर, लॉगिन और प्रोफाइल। और इसके अंदर ये बेसिकली क्या सेंड कर देगा, जो भी हमने फॉर्म यहाँ पर सेट फॉर्म के थ्रू फॉर्म सेट किया ना, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हम सर्वर को सेंड कर देंगे। लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट डाटा नेविगेट डायनेमिकली क्या कर रहा है हमारे पास, लॉगिन करने के बाद या रजिस्टर करने के बाद हमें इस होम पेज के ऊपर, क्योंकि होम पेज हमेशा स्लैश के ऊपर होता है, सिंगल स्लैश के ऊपर, तो वो हमें क्या कर देगा, नेविगेट करवा देगा होम पेज के ऊपर। और कैच के अंदर हमारे पास अगर कोई एरर आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स डाटा मैसेज, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको एंड पे, तो मैं पहले सारा कुछ लिख लूँ। रिटर्न के अंदर आएंगे जी, सबसे पहले तो डिव के अंदर ही सारा कुछ लिख देते हैं। फॉर्म एक बनाएंगे, एक्शन इसका छोड़ देंगे, और ऑन सबमिट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ऑन सबमिट, जो हमारे पास हैंडल सबमिट का फंक्शन है हम वो यहाँ पर लगा लेंगे। इसके अंदर हम आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक h2 होगा, h2 के अंदर हम क्या लिखेंगे जी, रजिस्टर, और इनपुट आ जाएगा हमारे पास, इनपुट का टाइप क्या हो जाएगी जी, टेक्स्ट, नेम हो जाएगा नेम, और प्लेस होल्डर भी नेम। वैल्यू हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी जी, फॉर्म डॉट नेम, और ऑन चेंज हैंडल चेंज, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी इनपुट को 3 दफ़ा नीचे भी कॉपी करते हैं। इसकी टाइप हम सेट कर देंगे ईमेल, और इसकी टाइप हम सेट कर देंगे पासवर्ड। यहाँ पर नेम भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, यहाँ पर भी ईमेल आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड जो है वो आ जाएगा फॉर्म डॉट ईमेल, और यहाँ पर हो जाएगा फॉर्म डॉट पासवर्ड। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर तो हमारे पास कोई एरर आ जाता है ना, तो क्या करे ये, यहाँ पर सिंपली एरर डिस्प्ले कर लें, मतलब एक पी का टैग लगेगा। अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है, ये जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो राइट साइड वाला ये चल जाएगा, कोई एरर आ जाएगा हमारे पास जब, तो यहाँ पर वो सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। वो एरर कहाँ से आएगा, वो एरर यहाँ से आएगा। वरना क्या कर दें जी, हमारे पास यहाँ पर बटन आ जाए एक नीचे रजिस्टर का, रजिस्टर, और एक और यहाँ पर हम एक लिंक लगा लेते हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्या कर दो जी, लिंक का टैग यूज़ करते हुए लॉगिन वाला जो है ना वो लॉगिन के ऊपर चले जाओ, और यहाँ पर हम लिंक कौन सा डाल देंगे, टू। जिस तरह एंकर टैग के अंदर हम लोग href लिखते हैं ना, तो सिंपली जो रिएक्ट राउटर का जो लिंक करने का होता है ना, यहाँ पर हम एंकर टैग नहीं यूज़ करते हैं, हम यहाँ लिंक का टैग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर
URL 2 के अंदर दे देते हैं। तो 2 में मैं क्या लिख दूंगा जी, स्लैश लॉगिन, मतलब इस पेज के ऊपर चले जाओ। अच्छा, ये हमने लिखना है डबल कोट्स के अंदर, वरना ये क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर जो है ना वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैंने इसके अंदर जो है वो स्टाइलिंग नहीं लगाई, टेल विंड की स्टाइलिंग हमने इसके अंदर लगानी है बेसिकली, तो वो मैंने यहाँ पर अभी नहीं लगाई हुई। तो वो मैं एंड पे जो है ना वो लगा के मैं आपको ये डायरेक्ट पूरा पेज ही जो है ना वो सेंड कर दूंगा, या बल्कि अभी ही लगा देता हूँ मैं आपको, ताकि ये एक्सप्लेन भी कर दूँ साथ साथ। टेल विंड सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वो काफ़ी ईजी है, वो समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये फॉर्म और सेट फॉर्म, ये बेसिकली यूज स्टेट हम क्या बना रहे हैं, जो भी हमारे फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ होंगी ना वो हम क्या करेंगे, इनके अंदर स्टोर कर इस स्टेट के अंदर स्टोर कर देंगे। नेम होगा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये की वैल्यू पेयर्स होंगे जिसके अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड होगा। तो वो हम कहाँ पर सेंड कर देंगे, बेसिकली फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म जब हम लोग इस एपीआई के रजिस्टर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ये डाटा क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा इस फॉर्म का। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर साइड पे कोई अगर एरर आ जाए तो वो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर के थ्रू जो है ना वो जहाँ पर सेट कर रहे हैं, ये जो भी हमारे पास सर्वर की तरफ से रिस्पांस आएगा ना, ये रिस्पांस डॉट डाटा डॉट मैसेज, अगर कोई एरर आ जाता है तो वो हम लोग क्या करेंगे, एरर के अंदर सेट कर देंगे, और वहाँ वहाँ कहाँ पर स्टोर कर देंगे उसको, डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट डिस्प्ले कर देंगे। ये सर्वर साइड का एरर होगा, ये वाला जो एरर है ये सर्वर साइड का है, यानी कुछ भी अगर रिक्वेस्ट के अंदर आपका मसला आ गया और लॉगिन करते हुए या रजिस्टर करते हुए, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो यूज़ ऑथ हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ये तो ये क्या कर रहा है बेसिकली हमारे पास, ये जो लॉगिन फंक्शन है ऑथराइजेशन कॉन्टेक्स्ट का, ये उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब जब हम लॉगिन कर लेंगे सक्सेसफुली, तो हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होगा ना, ये वाला लॉगिन वाला, कि हम लॉग्ड इन है, हम ऑथराइज्ड भी हैं और हम ऑथेंटिकेटेड भी हैं, तो वो क्या कर देगा, इसको अपडेट कर देगा। तो जब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी लोकल स्टोरेज में, कि हम यूज़र जो है ना वो हमारी एक स्टेट बन जाएगी यूज़र की, और हमारे पास ये एक वैलिड टोकन भी होगा, तो देन हम कोई भी पेज जब हम लोग एक्सेस करेंगे ना, जिस तरह हमारा प्रोफाइल का पेज होगा, एडमिन पोर्टल का पेज होगा, या जो भी पेज होगा, जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू वो सारा डाटा जो भी है हमारा यूज़र का, और ये वाली फंक्शनैलिटीज़ वो सारी क्या हो जाएंगी, उस कंपोनेंट को पास हो जाएंगी। उसके बाद जो ये यूज़ नेविगेशन हमने यहाँ पर लगाई थी, नेविगेट, तो ये क्या करती है बेसिकली, जब हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लें तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पे आना चाहेंगे, तो नेविगेट हमें डायनेमिकली जो है ना वो इस होम पेज के ऊपर ले आएगा, जो कि बेसिकली हमेशा किस पे होता है, स्लैश के ऊपर होता है, सिंगल स्लैश के ऊपर। हैंडल सबमिट की जो लॉजिक है वो सिंपल सी है। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म का जो ब्राउज़र बिहेवियर होता है फॉर्म से रिलेटेड, कि पेज को रिफ़्रेश कर देना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दैन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं एपीआई डॉट पोस्ट को, यानी ये फॉर्म डाटा जो है ना वो सेंड करता है बैक एंड एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाता है ना यहाँ से, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये लॉगिन का मेथड है ना, इसके अंदर हम लोग जो डाटा आया है यूज़र का, यूज़र डाटा जो भी है वो हम लोग लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है जो हमने यहाँ पर इसके अंदर बनाई हुई है, वो यहाँ पर क्या कर लेगा, हमारी लोकल स्टोरेज में उस यूज़र को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये लॉगिन के अंदर हमने जो भी डाटा भेजा है वो हमने यूज़र का डाटा भेजा है, ताकि हमारे पास ग्लोबल जो भी हमारा वेरिएबल बन रहा है यूज़र का, वो स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एरर वाला है बेसिकली, ये तो सिंपल 404 या सॉरी 400 या 401 का जब एरर आएगा, यानी अनऑथोराइज्ड का या कोई और एरर,
तो वो सिंपली इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पर इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारे पास रजिस्टर पेज। अब हमने सिमिलरली बनाना है लॉगिन का पेज। उसके अंदर भी यही सारा कुछ है, उसके अंदर मतलब सारी लॉजिक जो है ना वो ये इसी तरह से लग रही है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको वो भी जो है ना वो समझ आ जाएगा। तो लॉगिन डॉट JSX का एक पेज बना लेंगे। बल्कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो RAFCE टाइम बचाने के लिए जो ये चीज़ें हैं ना हमारे पास, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पर भी यही चीज़ें लग रही हैं। और जो लॉगिन के अंदर है ना, यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर ली। हैंडल चेंज का जो फंक्शन है वो भी हमारे पास सेम रहेगा, इसको भी यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और जो हैंडल सबमिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा वो भी। इसको मैं यहाँ से पूरा फंक्शन भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में हम फॉर्म को क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिर्फ क्या कर रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं। तो बाकी जो सारी फंक्शनैलिटी है लॉगिन को हैंडल करने की, रजिस्टर के हैंडल करने की, वो हमारी API एंड पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है बैक एंड के अंदर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड से डाटा लेके उठा के यहाँ पर इन API एंड पॉइंट के ऊपर भेज रहे हैं, और बाकी काम जो है ना वो सारा बैक एंड के अंदर हो रहा है। ऑथेंटिकेशन वाला, ऑथराइजेशन वाला, या डाटाबेस के अंदर जो डाटा हमारे यूज़र का क्रिएट होगा वो सारा काम बैक एंड के अंदर हो रहा है। फ्रंट एंड में सिर्फ हम इसका फॉर्म के डाटा उठा के बस बैक एंड पे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करने वाली। सबसे पहले तो फॉर्म आ जाएगा, और ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट का फंक्शन लगा देंगे, और H2 लगाएंगे जी लॉगिन का। इनपुट लगाएंगे टाइप टेक्स्ट। नेम क्या होगा जी, नेम, बल्कि नहीं, ईमेल होगा ये। नेम से लॉगिन नहीं करेंगे हम, ईमेल से लॉगिन करेंगे। टाइप ईमेल, नेम ईमेल, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, फॉर्म डॉट ईमेल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, स्टेट के अंदर अब हमने नेम नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर सिर्फ ईमेल होगा। इसको ये रिमूव कर देना यहाँ से। और ऑन चेंज के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, हैंडल चेंज का फंक्शन लगा देंगे। इसी को कॉपी करेंगे नीचे पासवर्ड के लिए। टाइप क्या आ जाएगी जी, पासवर्ड आ जाएगी, और नेम भी पासवर्ड आ जाएगा। फॉर्म डॉट पासवर्ड, और बाकी चीज़ें सेम। अच्छा, यहाँ पर अब एरर भी हमने डिस्प्ले करवाना है, तो एरर हम यहीं से कॉपी करेंगे, सिंपल ये वाला। किधर गया ये बटन भी, बल्कि और यहाँ पर जो है ना इसको भी कॉपी कर लेंगे। ये बटन और ये पी का टैग, ये हम करेंगे कॉपी। यहाँ पर सिंपल लिख देंगे लॉगिन, और यहाँ पर और डोंट हैव एन अकाउंट वाला लिख देंगे आप, कि अगर अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लो। यहाँ पर API एंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये कंपोनेंट होगा, ये API एंड पॉइंट नहीं है, ये कंपोनेंट पे जाएगा। तो रजिस्टर वाले पेज के ऊपर क्या कर देगा, ये चला जाएगा। तो लॉगिन रजिस्टर पेज हो गया। अब एट दी एंड हमारा जो फाइनल पेज रहेगा ना वो है app.jsx। तो
अब हम लोग यहाँ पर app.jsx के अंदर आएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हुई थी चेक करने के लिए आई गेस। तो इस सारे को हम क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करना। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर, राउट्स, राउट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे जी, ऑथ प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब ऐप के थ्रू जो है ना, हम लोग ऐप के अंदर ये सारे हम राउट्स जब हम क्रिएट करेंगे तो हम इसके अंदर बनाएंगे होम, लॉगिन, रजिस्टर और जो बाकी डिफरेंट पेजेस हैं। तो हमने उन पेजेस के साथ क्या करना होगा, ऑथराइजेशन के जो है ना वो जो भी हमारा यूज़र की स्टेट होगी वो सारी शेयर करनी होगी। तो अब हम यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट करेंगे। इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम, बल्कि इसको खुद ही हो जाना चाहिए था, हाँ यहाँ से। नेक्स्ट लॉगिन, इंपोर्ट का काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम एक पेज बनाएंगे होम का। इसके अंदर हमारे पास क्या स्टेट्स होंगी, बल्कि स्टेट नहीं, ऑथराइजेशन के लिए एक तो यूज़र होगा और एक क्या होगा, लॉग आउट होगा। और ये कहाँ से आएगा, हमारे पास यूज़ ऑथ से आएगा। यूज़ ऑथ के अंदर हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, यूज़र भी है, लॉग आउट का फंक्शन भी है। और यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसके अंदर हमने यूआई जो है ना वो सेंड करना है। तो सबसे पहले लगाएंगे एक डिव, डिव का टैग लगाएंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं बेसिकली, और उसकी बिहाफ पे हम यहाँ पर शो करवाएंगे लॉगिन या लॉग आउट या यूज़र का नेम या जो भी है। तो सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया जी यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। और देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, h1 वेलकम, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यूज़र का नेम आ जाएगा। अगर हम लॉगिन हुए भी होंगे ना, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट है, ट्रू है, तो यहाँ पर यूज़र डॉट नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक बटन भी होगा जो कि क्या करेगा, ऑन क्लिक करने पे हम लोग क्या करेंगे जी, लॉग आउट कर लेंगे, मतलब एक लॉग आउट का बटन आ जाएगा हमारे पास। इसके साथ में लिख लेता हूँ लॉग आउट। वरना क्या होगा अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, div h1 वेलकम टू द शॉप। जब हम लॉग्ड आउट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलकम टू शॉप हो जाएगा। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास वेलकम यूज़र का नेम आ जाएगा, जैसे वेलकम फहद, वेलकम कासिम। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जी, लिंक लगाएंगे सबसे पहले तो। किसका लगाएंगे जी, लिंक लॉगिन का, क्योंकि अभी हम लॉग्ड आउट है ना, तो हम यहाँ पर लॉगिन का लिंक डाल देंगे। और यहाँ पर हमने कौन से पेज पे जाना होगा, लॉगिन के पेज पे। और अगर तो हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पर रजिस्टर के पेज पे भी जो है ना वो जा सकते हैं, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाते हो जो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या लॉगिन होती है या रजिस्टर होती है। तो हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अच्छा, ये हमारे पास होम पेज है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर ऐप के ऊपर।
सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर लगाना होगा। रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं होगी यहाँ पर। ऑथ प्रोवाइडर क्योंकि हमने ऑथराइजेशन का डाटा जो है ना वो शेयर करना है अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ। नेक्स्ट हम लगाएंगे ब्राउज़र राउटर। ये इनेबल करता है रिएक्ट राउटिंग जो है ना, उसको इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्राउज़र राउटर। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, राउट्स डिफाइन करेंगे। जो भी हमने जिस पेज पे भी जाना होगा, होम का, लॉगिन का, या जो भी, उसके अंदर हम यहाँ पर राउट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला राउट हम यहाँ पर लिख लेते हैं होम के लिए, जिसका पाथ क्या होगा, स्लैश, और कौन सा एलिमेंट हम इसके अंदर लगाएंगे, होम का एलिमेंट लगाएंगे जो भी हमने ऊपर बनाया। एक राउट हमारे पास ये हो जाएगा। और दूसरा राउट हमारे पास होगा लॉगिन का, तीसरा होगा रजिस्टर का, और इसके आगे जो ये पेजेस लगेंगे ये कौन से होंगे, लॉगिन का एक पेज होगा और एक किसका होगा, रजिस्टर का पेज होगा। हमने ऊपर इंपोर्ट किए हैं, हाँ जी किए हैं। ये कोई इशू ना क्रिएट करे वैसे, चलो जब चलाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा, आज ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट एंड, सॉरी इधर, हाँ ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब को जो है ना वो टेस्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कोई एरर वेरर ना आ रहा हो, और चीज़ें मतलब लॉगिन भी हो रही हों और लॉग आउट भी हो रही हों। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो डेटाबेस है ना, सॉरी मोंगो डीबी, वो खोल लेता हूँ यहाँ पर। क्योंकि अभी हम अगर यहाँ पर जब लॉगिन वगैरह करेंगे तो हर चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, चलनी चाहिए। सिंपल साइन इन कर लेंगे यहाँ पर। रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए हमारे इस फाइल्स के अंदर कुछ लॉजिकल एरर है जिसको भी हम फिक्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये पेजेस हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हम अभी तो होम पेज पे हैं तो वो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, रजिस्टर पे जाएं वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। और सेकंडली अगर हम कंसोल में आए तो हमें यहाँ पर भी जो है ना कोई एरर शो नहीं होता, क्योंकि लॉजिकल एरर जो है वो हमारे इस कोड के अंदर आ रहा है। सबसे पहले तो app.jsx के अंदर आए, तो हम यहाँ पर कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। जब हमने कुछ डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न, कुछ जो है ना रिटर्न कर रहे होते हैं यूआई के ऊपर। तो हमने यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, जो कि अब हम लगाएंगे ऐसे करके। अब एरर तो अभी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, कैन नॉट एक्सेस यूज़र बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर एरर है। एरर कैसे है, क्योंकि जो हम यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए तो हमने ये जो स्टेट बनाई है, इस स्टेट के अंदर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी। और वो मिस्टेक ये की है, हमने जो ये फंक्शनैलिटीज़ लिखी हैं ये हमें इसके फंक्शन के बाहर करनी थी, वो हमने इस यूज़ स्टेट के अंदर लिख दी हैं, लॉगिन और लॉग आउट, जिसकी वजह से यूज़र जो है वो ना तो बन पा रहा है, इनिशियलाइज़ नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं ये कोड उठा के यहाँ पर लेकर आऊँगा। और सेकेंडली ये चूँकि एरो फंक्शन है तो इसकी जो ये करली ब्रैकेट, एक ये लगी है और एक यहाँ पर ये लगी है, ये मैं कर दूंगा यहाँ से रिमूव। सबसे पहले मैं ये वाली करूँगा और सेकंड मैं ये करूँगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है इसकी जो ये वाली राउंड ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ से, वो मैं लगा दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर जो ये दो ब्रैकेट्स हैं एक्स्ट्रा, बल्कि नहीं, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सिंपली आपने करना क्या है, जो ये स्टेट बना रहे हैं सिर्फ इस स्टेट के अंदर ये वाला कोड लिखना है। जहाँ पर हम चेकिंग कर रहे हैं बेसिकली,
तो जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले तो वो फाइंड करेगा कि हमारे जो लोकल स्टोरेज है उसमें यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब वो ये काम बेसिकली क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम पेज रिफ़्रेश करें या रीलोड करें तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है ना वो लॉग आउट ना हो जाए, वो वहाँ पर लॉग्ड इन ही रहे। तो इसलिए जो स्टेट है, चूँकि स्टेट तो हमारे पास यहाँ पर पेज के साथ लिंक्ड है ना, पेज रीलोड हो जाएगा तो स्टेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ़्रेश हो जाएगी। तो हमने उसको क्या किया हुआ है, लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ से सेव किया हुआ होगा। तो अगर तो यूज़र ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट करता है लोकल स्टोरेज के अंदर, तो वो क्या कर देगा, सिंपली वहाँ पर उसको गेट कर देगा उस यूज़र को। और जब हम रीलोड करेंगे तो हमारा यूज़र फिर भी क्या रहेगा, लॉग्ड इन रहेगा। और जेसॉन डॉट पार्स बेसिकली यहाँ पर ये मेथड क्या कर रहा है, क्योंकि जो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा आइटम स्टोर्ड होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हुआ होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसको वापस से रिएक्ट के लिए हमें, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग तो नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो हमने उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जेसॉन डॉट पार्स का फंक्शन लगाया हुआ है। और फिर ये हमारे पास लॉग इन लॉग आउट है, ये तो पहले भी हमने देखा है कि ये सिंपली क्या कर रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर यूज़र है उसका एक आइटम बना रहा है लोकल स्टोरेज के अंदर, और एक जो है वो टोकन के लिए बना रहा है। और इसके साथ ये नल भी लगा है। नल बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सिंपली यहाँ पर क्या कर देगा, यूज़र के अंदर नल स्टोर कर देगा। क्यों स्टोर करेगा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, हमने जो है वो लॉगिन नहीं किया हुआ। तो ये सिंपल इसमें कुछ एरर था। अगर हम वापस से अपनी वेबसाइट के ऊपर आएँ तो अब आप देख सकते हो हमारे पास चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। सिंपली अगर हम होम पेज पे चले जाएँ और यहाँ पर आप देखें वेलकम टू शॉप, लॉगिन और रजिस्टर का बटन है। अगर हम लॉगिन पे चले जाएँ तो हम यहाँ पर लॉगिन पे आ जाते हैं, और रजिस्टर पे चले जाए तो हम क्या करते हैं जी, रजिस्टर पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी हमने इसको स्टाइल नहीं किया था तो हम क्या करेंगे, टेलविंड सीएसएस का यूज़ करते हुए इसको सिंपल सा स्टाइल कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें ये कुछ अ, दिखना शुरू हो जाए। तो टेलविंड जो है ना, अगर आपको सीएसएस आती है ना, तो भाई टेलविंड जो है ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिंपली जो है ना वो क्लासेस के नेम आप यूज़ करते हो, और उससे आप जो है ना वो अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैं H1 के अंदर जो है वो एक क्लास लगाता हूँ, मैंने क्या करना है जी, इसका टेक्स्ट बड़ा करना है। अच्छा, इसके लिए एक और मैं एक अच्छी सी आपको एक्सटेंशन भी बता देता हूँ। टेलविंड के लिए आपने यहाँ पर ये वाली टेलविंड CSS इंटेलिजेंस जो है ना, ये लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये बेसिकली क्या करेगा, जब आप यहाँ पर क्लासेस के नेम लिख रहे होगे तो ये आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा क्लासेस के नेम। तो इन केस आप भूल भी जाते हो तो आपको यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। टेक्स्ट अब मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सबसे पहले टेक्स्ट, और यहाँ पर डालूँगा डैश। अब जो टेलविंड का इंटेलिजेंस है ना वो मुझे यहाँ पर बहुत सारी सजेशंस दे रहा है, और ना सिर्फ सजेशंस दे रहा है बल्कि आप देख सकते हो इसके आगे मेरे पास यहाँ पर ये बता भी रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली कर क्या रही है। तो ये जी फॉन्ट साइज़ बढ़ा रही है 1.5 REM, यानी 24 पिक्सल्स। और इसके आगे ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि इसको अगर मैं खींच के बड़ा कर दूँ तो ये मुझे यहाँ पर ये बताएगा टेक्स्ट। और यहाँ पर क्या है जी, लाइन हाइट बता रहा है कि जी लाइन हाइट कितनी होगी मेरे पास। तो यहाँ पर इसने लाइन हाइट भी जो है वो लिखी हुई है। मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट को यहाँ पर 2 XL कर दूंगा। टेक्स्ट की मेरे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टेक्स्ट बेस होगा, ये 16 पिक्सल है। उसके बाद टेक्स्ट SM है, ये 14 पिक्सल होगा। टेक्स्ट LG होगा, ये 18 पिक्सल होगा। फिर मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट XL, ये 20 पिक्सल होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आता है टेक्स्ट 2XL, 3XL, 5XL, 6XL, 7, और ये आपको यहाँ पर सजेशन भी जो है ना वो दे रहा है। और ये टेक्स्ट के कलर्स भी हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह टेक्स्ट एम्बर। उसके बाद इसकी यहाँ पर ये डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स आ रहे हैं, ब्लू है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट ये भी है, एक टेक्स्ट बेस जो भी हमने देखा है। अगर आप कोई कस्टम साइज़ लगाना चाहते हो तो अब ये टेलविंड CSS हमें कितनी वो ज़्यादा ईजी वे हमें प्रोवाइड करता है CSS लिखने का, कि मैं नहीं चाहता कि मैं अलहदा से CSS लिखूँ। तो मैं अगर क्योंकि इनकी क्लासेस में आप देखें फिक्स साइजेस है ना, ये 24, 36 इस तरह। तो अगर मैं चाहता हूँ जी मैं 21 पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, इसको 21 पिक्सल साइज़ दे दूँगा। तो जो मेरा टेक्स्ट का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, 21 पिक्सल जो है वो सेट हो जाएगा।
ये आप देख सकते हो, फॉन्ट साइज 21 पिक्सल। और ये अच्छा, मैं इसके ऊपर लगा के तो बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने लॉगिन नहीं किया हुआ। टेक्स्ट 21 पिक्सल। तो अब आप देखो मेरा टेक्स्ट का साइज़ जो है ना वो बड़ा हो गया है। मैं अगर आपको इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताऊँ तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज़ कितना आ रहा है, 21 पिक्सल आ रहा है। लेकिन टू कीप थिंग्स सिंपल मैं भी सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, 2 एक्सेल जो है ना, जो अपनी इसकी क्लासेज हैं वो ही लगाऊंगा। टेलविंड फिर यूज़ करने का मकसद क्या। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो टेक्स्ट 2 एक्सेल कर दिया है। अब जो बटन्स हैं हमारे पास, हम उनको क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, अब मार्जिन टॉप लगानी है तो मार्जिन किससे होता है जी, एम से। और मैंने टॉप पे लगानी है तो मैं सिंपली एम टी लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मार्जिन टॉप। फिर से डैश लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ साइजेस आ जाएंगे, और साइड पे यहाँ पर उसके पिक्सल्स भी लिखे आ रहे हैं कि ये कितने पिक्सल की मार्जिन है। तो मैं यहाँ कितनी पिक्सल मार्जिन ऐड कर दूंगा जी, 16 पिक्सल मार्जिन जो है ना वो टॉप से ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर किस तरह होता है, बी से बैक, जी से ग्राउंड, बैकग्राउंड। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो कलर्स आ गए हैं, लेकिन कलर्स आपने खुद कैसे लिखने हैं। कलर्स हमने खुद ऐसे लिखने हैं, डैश लगाई, मैं चाहता हूँ जी इसका कलर हो जाए लॉगिन का। अच्छा नहीं, अभी हम लॉग आउट कर रहे हैं, तो लॉग आउट का बटन क्या होता है, बेसिकली रेड होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रेड। अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड आ रहे हैं। डार्क रेड भी है जो मैरून टाइप का है, ये फिर नॉर्मल रेड है, फिर ये थोड़ा सा लाइट लाइट लाइट, उससे भी लाइट। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मीडियम रेड है ना 500, मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। टेक्स्ट जो है मैं इसका वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेक्स्ट। और अब ये साइज़ बता रहा है, लेकिन मैंने कलर क्या करना है, वाइट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर वाइट लिख दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। पैडिंग जो है वो लेफ़्ट राइट से देनी है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने देनी है, यानी तो मैं क्या लिखूँगा, पी से पैडिंग, एक्स से एक्स एक्सिस। और यहाँ पर डैश डालूंगा। अगेन मेरे पास साइजेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कितनी डाल दूंगा, 16 पिक्सल्स की पैडिंग लेफ़्ट राइट से डाल दूंगा। टॉप बॉटम के लिए यानी वाई एक्सिस के लिए पी वाई, और यहाँ पर मैं कितनी डाल दूंगा, py2 डाल दूंगा, यानी 8 पिक्सल्स की टॉप बॉटम से। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ जी कि मेरा बटन जो है उसमें थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस भी हो, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर राउंडेड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर राउंडेड के डिफरेंट साइजेस हैं। अ, और यहाँ पर ये देखें, राउंडेड बॉर्डर बॉटम है, बॉटम राइट है, बॉटम लेफ्ट है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। खैर ये जब हम यूज़ करेंगे तो हम तब देख लेंगे, फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको सिंपल राउंडेड ही रहने दूंगा। अब इसको अगर मैं सेव करके देखूँ तो हमारे पास बटन जो है वो, अच्छा ये एक्चुअली ये लॉग इन होने के बाद है, तो इसको मैं, इसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। बल्कि नहीं, बटन की हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास लिंक्स हैं बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये करूँगा कि जो ये डिव है ना हमारी, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट हमारा सेव होगा, इसको ओवरऑल पैडिंग देने के लिए मैं सिंपली यहाँ पी लगाऊंगा। और अब मैं एक्स फाइनली लगाऊंगा, मैंने सारी तरफ से पैडिंग देनी है, और इसके आगे डैश लगा के कोई भी साइज एंटर कर दूंगा, 24 पिक्सल्स में ऑल साइड से दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि सारा टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर अलाइन हो, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा अगेन, और यहाँ पर लिख दूंगा सेंटर, तो मेरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा सारा। ये आप देख सकते हैं मेरा सारा टेक्स्ट अब किस पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा इसका डाटा लिख दिया। जो ये है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बॉटम से मार्जिन दे दूंगा, एम मार्जिन, बी बॉटम -4, और लिंक के ऊपर क्लास लगा लूँगा, क्लास नेम। इसका टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जी लाइट सा ब्लू कलर हो जाए, तो ब्लू 500 इसको दे देंगे। और इसको जो राइट से है ना, क्योंकि इसकी राइट पे रजिस्टर का बटन होगा, तो मैं राइट साइड से इसको MR के थ्रू मार्जिन भी जो है वो दे दूंगा 16 पिक्सल्स की। उसके बाद यहाँ पर जो ये है,
इसको भी क्लास नेम दे देते हैं। ये एरर दे रहा है ये, अच्छा यहाँ पर नहीं लगाना ये। इसको भी मैं सेम ही प्रॉपर्टीज़ दूंगा। बस इसकी जो वो है हमारे पास मार्जिन है, मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो ये हमारा होम पेज सिंपल क्या हो गया जी, डिज़ाइन हो गया। ये आप देख सकते हो, वेलकम टू द शॉप, लॉगिन का बटन आ रहा है और क्या हो रहा है जी, रजिस्टर का बटन आ रहा है। अभी मैं ना बहुत सिंपल सिंपल स्टाइलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा प्लान है, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं, जो आखिरी दिन है ना, एक दो दिन, उसमें हम लोग जो कंपोनेंट लाइब्रेरी है ना हमारी शायद सीएन जो हमने लगाई है, उसके थ्रू और फिर टेल विंड के थ्रू हम इसको प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है ना वो इसका क्रिएट करेंगे। तो अभी हम चूँकि सिर्फ ऑथेंटिकेशन कह रहा हूँ, कोर लॉजिक लिख रहे हैं, तो हम सिंपल सिंपल इतनी स्टाइलिंग लिखेंगे हमें खुद को जो है ना वो चीज़ थोड़ी वाज़ेह नज़र आए। देन हम आएंगे जी रजिस्टर वाले पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ से रजिस्टर पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और हम इसकी कर लेंगे जी स्टाइलिंग। और अभी चूँकि आप ये चीज़ें भी सीख रहे हो, तो साथ में एक न्यू टेलविंड, चूँकि एक न्यू फ्रेमवर्क होगा आपके लिए, एक न्यू लाइब्रेरी होगी, तो इसको भी सीखना होगा। तो मैं इसलिए भी बर्डनाइज जो है ना वो नहीं करना चाह रहा। खैर ये बहुत सिंपल है और इजी टू लर्न है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये डिव है इसके अंदर क्लास लगाऊंगा, क्लास नेम। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये है ना, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये सारा कुछ आ जाए और ये हो कॉलम के अंदर सब कुछ। मतलब ऐसे ये नेम ऊपर आ रहा हो, नीचे ईमेल, फिर नीचे पासवर्ड, नीचे रजिस्टर और उसके बाद नीचे ये। तो मैं इसको क्या दूंगा, सबसे पहले मैं दे दूंगा सिंपल फ्लेक्स। तो ये क्या कर देगा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम में हो। अभी ये क्या है, ये सारा कुछ रो में है, तो मैं इसको फ्लेक्स डैश कॉल दे दूंगा, तो ये फ्लेक्स कॉलम में हो जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। और मैं चाहता हूँ कि जी आइटम्स जो हैं वो सेंटर्ड हो जाएं, तो मैं सिंपली इसको क्या दे दूंगा, आइटम्स सेंटर्ड। तो अलाइन आइटम की सेंटर लग जाएगा। और मैं इसको चाहता हूँ कि जस्टिफाई भी ये सेंटर हो, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा। मिनिमम हाइट इसकी जो है ना वो मेरी पूरी स्क्रीन की हाइट हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मिन यानी मिनिमम, एच हाँ यानी हाइट, और स्क्रीन कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, 100 व्यू हाइट, ये CSS की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि पूरी जितनी स्क्रीन की इस टाइम अवेलेबल हाइट है ये सारी ले लेगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पर इसके अंदर क्लास लगाएंगे। इसको ओवरऑल पैडिंग जो है वो 6 दे देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड इसका वाइट रखेंगे और इसके कॉर्नर जो हैं वो हम लोग रखेंगे राउंडेड, यानी बॉर्डर रेडियस देंगे इसको। और अब मैं इसको देना चाहता हूँ शेडो, मतलब ये जो फॉर्म है ना इसको थोड़ा सा शेडो आए, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख लूँगा, शेडो। तो ये हमारे पास जो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी होती है ना, ये बेसिकली वो होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या डल जाएगा, शेडो भी डल जाएगा। अगर मैं इसके आगे डैश लगाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ साइजेस वगैरह भी जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं सिंपल शेडो लगाऊंगा इसके ऊपर। और इसकी विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पर 320 पिक्सल्स में कर देता हूँ, 80 डब्ल्यू से विड्थ। और इसके दरमियान, इसके जो कॉलम रोज़ हैं उसके दरमियान में जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो मैं दे दूँगा 3। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये कुछ थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक फॉन्ट टाइप का नज़र आ रहा है। बीच में ये शेडो भी लगा है और बीच में एक बॉक्स है। H2 को क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट एक्सेल, यानी 20 पिक्सल्स। फॉन्ट्स इसका जो है ना वो फॉन्ट स्टाइल क्या कर देंगे, सेमी बोल्ड कर देंगे, तो इसका फॉन्ट वेट 600 हो जाएगा। और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे टेक्स्ट सेंटर के थ्रू। तो ये अब आप देख सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा स्टाइल हो गया। इनपुट्स जो हैं वो सारे सेम ही रहेंगे, उनकी हम जो क्लासेस हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम और बॉर्डर सबसे पहले तो इसको देना है ताकि ये राउंडेड हो। पैडिंग इसको 2 मिलनी चाहिए और इसकी विड्थ जो है वो फुल होनी चाहिए, यानी 100%।
तो ये सिंपल सी सारी इनपुट्स पे ये लग जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और फिर हमारे पास जो एरर है, एरर हमारे पास किस में होगा जी? रेड कलर में होगा, टेक्स्ट रेड 500, और टेक्स्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा? 14 पिक्सल्स का होगा, यानी टेक्स्ट SM। बटन की क्लासेस के अंदर आ जाएं तो बटन को हम ब्लू कलर दे देंगे बैकग्राउंड पे, BG ब्लू से, और टेक्स्ट इसका वाइट कर देंगे, विड्थ इसकी फुल कर देंगे ताकि ये 100% विड्थ कवर करे अपने जिस पेज पे ये है। और पैडिंग जो है ना, टॉप बॉटम से इसको दे देंगे 2, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे थोड़ा सा। तो ये अब आप देख सकते हो हमारे पास एक काफ़ी सिंपल सा जो है ना वो रजिस्टर का फॉर्म हमने बना लिया, और हमने एक लाइन ऑफ CSS भी नहीं लिखी, हमने सारा कुछ किससे किया है? टेलविंड से किया है। इसकी मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी ये बॉर्डर रेडियस ये कितना देता है सिंपल पे, राउंडेड पे। फोर पिक्सल्स का देता है, अच्छा ठीक। तो और एक और चीज़ जो बूटस्ट्रैप से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है टेलविंड की, तो आप देख सकते हो हमारे पास फुल कंट्रोल है कस्टमाइजिंग के ऊपर। मतलब मैं कलर अपनी मर्ज़ी का दे रहा हूँ, मैं अपनी पैडिंग जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। पैडिंग की हमारे पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं, विड्थ देने की कितनी सारी ऑप्शंस हैं, कलर के हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं, जबकि बूटस्ट्रैप के अंदर फिक्स होती हैं। मतलब पैडिंग आप दे रहे हो तो वो 1 2 3 4 5 तक होती है, और कलर्स में हमारे पास कुल मिला के टोटल उसमें 7 ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रीन, रेड, ब्लू और इस तरह की। इसमें हमारे पास हर किस्म का कलर है, और हर कलर का अलग अलग शेड भी है। तो इसलिए मुझे जो है ना वो टेल विंड बूटस्ट्रैप से ज़्यादा अच्छी लगती है। टेल विंड आप लेआउट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इस पे लेआउट्स नहीं होते। इसमें सिंपल आपको क्लासेस दी जाती हैं, और उन क्लासेस का यूज़ करते हुए आप लेआउट बना सकते हो। अलबत्ता ये रिस्पॉन्सिव होती है, हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिव भी इसको खुद से बना सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बूटस्ट्रैप में साइजेस होते हैं ना, SMLG ये वो, तो इसके अंदर भी रिस्पॉन्सिव बनाने के साइजेस हैं। जो ये लिखे हुए ना SMLG, ये वाले नहीं होते, वो और होते हैं। उसको हम ऐसे देते हैं, यूँ, ऐसे। ये अब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा, या लार्ज स्क्रीन के ऊपर मैं देना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। ये आप देख सकते हो जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर मीडिया क्यूरी के अंदर ये बता रहा है कि जब इतनी विड्थ हो तो उसके ऊपर फॉन्ट साइज़ और ये वो हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करते हैं। खैर वो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट देखेंगे वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब हम आते हैं लॉगिन के अंदर, और लॉगिन के अंदर सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें, सारे स्टाइल्स मतलब कि सेम है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा लॉगिन के लिए भी। देन हमारे पास जो फॉर्म है वो भी सेम है। इनपुट की क्लासेस भी हमारे पास क्या है जी? सेम। सबसे पहले -2 मैं यहाँ से लूँ। इनपुट की क्लासेस भी सेम हैं। अच्छा, रजिस्टर के ऊपर हमने क्लास नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, क्लास नेम, इसको साइज़ छोटा कर देता हूँ 14 पिक्सल्स, और सेंट्रली अलाइन कर लेता हूँ इसको। और जो ये लिंक है ना हमारे पास, इसका कलर मैं क्या कर दूंगा? ब्लू कर दूंगा, टेक्स्ट ब्लू 500। देन इसी को कॉपी करके हम लॉगिन के अंदर भी पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारी जो है वो बेसिक स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट होगी। इतनी हमने कर लिया कि हमारा पेज कुछ देखने के काबिल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी हमने जो है ना वो नहीं की। अब आप देख सकते हो कितना प्रॉपर एक ये फॉर्म लग रहा है। ठीक है, अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम लॉगिन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, लॉगिन का बटन हमने नहीं किया, लॉगिन के बटन के अंदर क्लास नहीं लगाई, तो हम यहाँ पर वो भी लगा देते हैं। और यहाँ पर प्लेस होल्डर्स भी नहीं लगे हुए मेरे ख्याल से। हाँ जी, नहीं लगे। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं, रजिस्टर के अंदर एक यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी, फिक्स होगी है। हाँ ठीक है, मैंने कर दी। ओके, तो हमारा अब ये जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस सबको टेस्ट कर लेते हैं जी कि हमारा अकाउंट वगैरह भी क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लॉगिन अगर करके चेक करें, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट वगैरह नहीं बना होगा, तो ये कुछ ना कुछ एरर जो है ना इसको देना चाहिए। तो लॉगिन पे देखें जी, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है, यानी हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, एरर आ गया। रजिस्टर पे जाएं अगर, और हमने जो यहाँ पर भी जो है वो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। कंसोल के अंदर तो हमने कोई डिस्प्ले नहीं करवाया था। बैड रिक्वेस्ट। रजिस्टर करते हैं जी प्रॉपर, और सबसे पहले लिखता हूँ अपना नेम, देन अपनी लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड 123456। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रजिस्टर। सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू। अच्छा जी, ले जी, हमारे पास एरर भी आ गया यहाँ पर, इंटरनल सर्वर एरर। मोस्ट प्रोबेबली हमारा सर्वर जो है ना वो नहीं चल रहा है बैकएंड का। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अब इस एरर को फिक्स करते हैं पहले। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर दो इश्यूज हैं। सबसे पहले तो ये जो एरर आ रहा है ना, सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर की है ना, JWT सीक्रेट की जो है जेसॉन वेब टोकन की, वो हमने क्रिएट ही नहीं की। तो यहाँ पर हम .env के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो की जो है वो क्रिएट करेंगे। तो वो हमने कैसे क्रिएट करनी है, .env के अंदर यहाँ पर आते हैं, और इसके अंदर क्या लिखेंगे जी, JWT सीक्रेट। और यहाँ पर कुछ भी जो है ना वो सीक्रेट की आप लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख लेता हूँ योर स्ट्रॉन्ग सीक्रेट की। ठीक है, तो वो एरर तो हमारे पास क्या है जी, ये वाला एरर जो आ रहा है ये हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो, हमारे पास ये एरर्स आ रहे हैं। तो ये एरर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास वैलिडेटर के अंदर, जो ये फाइल है। इसमें हमारे पास क्या एरर आ रहा है जी, बेसिकली कि ये जो मिडल वेयर है ना, ये हमारे पास कंट्रोलर रन होने से पहले रन होगा। और ये क्या करेगा, हमारी इसको वैलिडेट करेगा, हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी को हमारे उस यूज़र स्कीमा से। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर तो यहाँ पर कोई और एरर आ जाता है जोड़ के अलावा, तो हमारे पास इसके अंदर से जो है ना, ये जो एरे है इसके अंदर चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। मतलब ये जो एरर है ये यहाँ पर क्या करेगा जी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। चेंज हम कैसे करेंगे जी, ट्राई, और सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन।
यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे zod एरर फ्रॉम zod। और नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई के अंदर अवेट स्कीमा डॉट पार्स एसिंक, क्योंकि अब हम एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कैच के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे जी एरर इंस्टेंस ऑफ zod। ओ सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखना था, इसको इफ़ के अंदर लिखना था। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एरर इंस्टेंस ऑफ zod एरर, यानी zod का कोई एरर आता है, ठीक है, यानी हमारे जो zod वैलिडेशन हो रही है उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो क्या रिटर्न कर दो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 जेसॉन, और यही सारी जो है वो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नलिश कोलेसिंग कर दूंगा सबसे पहले तो, और सेकंड चीज़ मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर वो नहीं होता तो हमारे पास क्या आ जाए, इन वैलिड इनपुट का एरर आ जाए, ठीक है। वरना क्या कर दे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर कोई और एरर आ जाता है जो जॉड का एरर नहीं है, मतलब कोई सर्वर का एरर आ जाता है या कुछ भी एरर आ जाता है, मैं यहाँ पर 500 कोड का एरर दे दूंगा और जेसॉन कर दूंगा मैसेज वैलिडेशन फेल्ड। ये सिंपल सा, इसका भी आपने फिक्स कर लेना है। रीस्टार्ट कर हो जाएगा हमारा सर्वर तो हम इसको दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहे। अब मैं अगर रजिस्टर करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा जी, हम यहाँ पर दोबारा से आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। आई गेस यूज़र बन गया था पहली दफ़ा में, यूज़र क्रिएट होना चाहिए हमारे पास। हाँ जी, यूज़र्स का डेटाबेस तो आ गया है। डॉक्यूमेंट के अंदर देखो आप, फ़हद आ गया, फ़हद फारूक डॉट 2003, और ये हमारा, अच्छा जो पासवर्ड वाली जो मैंने आपको इतनी लंबी कहानी समझाई थी ना, उसके अंदर बैक एंड वाले के अंदर, तो आप देखो अब हमारा पासवर्ड जो है ना, वो मैंने पासवर्ड कुछ और इंटर किया है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हैश्ड पासवर्ड आ रहा है। मतलब इसको क्रैक करना किसी भी हैकर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होगा। अभी ये तो चूँकि डेटाबेस के मेरे पास एक्सेस है तो मैं तो इसको देख सकता हूँ सिंपली यहाँ से, लेकिन पासवर्ड क्रैकर के पास जो है ना इतना बड़ा पासवर्ड गैस करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम पासवर्ड को क्या करते हैं, हैक करते हैं। अच्छा जी, ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो एरर्स टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ जाएगा, और अगर मैं यूज़र को लॉगिन करवा दूँ तो पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ जी, पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, ये अब हमारे किस में एरर आ गया, फ्रंट एंड में एरर है, कहाँ पर एरर है, लाइन 17 के अंदर कोई एरर है। यहाँ से रजिस्टर में आए, यहाँ पर हमें कहीं मिल गया जी, ये छोटा सा एरर था। यहाँ पर रीस्टार्ट होने देंगे सर्वर को, और अब अगर हम लॉगिन करें तो लॉगिन हो गया और हमारे पास क्या आ गया, पेज वेलकम फाहद।
ये पेज जो हमने यहाँ पर ऐप में बनाया है, app.jsx में, ठीक है। और हम यहाँ से अगर लॉग आउट करें तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। लॉगिन करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा आप देख सकते हो, हमने लॉगिन लॉग आउट का मेथड यहाँ पर बना लिया है। होप सो आपको चीज़ों की समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हो।